अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पसंद आए तो वीडियो आगे भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट्स किया करें। जो भी आपकी राय हो, जिस भी मौज़ू पर हो, मौज़ू के बगैर भी हो और किसी मौज़ू पर आप चाहें कि बात करनी चाहिए तो उसका भी ज़रूर ज़िक्र किया करें। सबसे पहले तो इस वक़्त जो खबर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है उसी पर बात करते हैं, वायरल है, जिस पर बड़ा शोर मचा हुआ है। वो खबर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी। कल रात पहले खबर आई कि एफआईए ने किसी विंग ने गिरफ्तार की है, फिर पता चला कि कहानी कुछ और है। अब तस्दीक हुई है कि जेहलम पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल मुंतकिल कर दिया गया। इंजीनियर साहब जो हैं वो अपनी जिसे कहते हैं ना कि मैं उसको गैर मुतनाज़ा लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ या अपनी मुतनाज़ा जो जो बातें हैं ना उनकी वजह से अक्सर वायरल रहते हैं। मिर्ज़ा साहब जो है ना वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी वीडियो सामने आ जाए तो ज़ाहिर है बंदा देखता है। उससे पहले भी आपको पता होगा हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन साहब जो थे, उनकी भी कोई वीडियो आए तो ये हो नहीं सकता कि आप उसको आगे स्किप करें। तो इस तरह जो मिर्ज़ा साहब है, अगर आज से कोई 5-7 साल पहले की बात की जाए या 4-5 साल पहले की बात तो ऐसा होता था। फिर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ मतलब कि आप ये इसको लफ़्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर बाहर निकलती हुई गेंद को वो खेलते थे। कुछ चीज़ें होती हैं वो वेल लेफ्ट करने के लिए होती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कि मतलब अगली गेंद भी तो आनी है केड़ा को मतलब कि मैच मुक गया है। या तो हो ना कि आखिरी ओवर है और उसके बाद कोई मैच ही नहीं है, हैं जी, अगले 6 महीने तो बंदा हर गेंद पे हिट करता है। तो वेल लेफ्ट करना चाहिए। मिर्ज़ा साहब कभी इमरान रियाज़ साहब के साथ पंगा ले लेते थे या इमरान रियाज़ मिर्ज़ा साहब के साथ पंगा लेता था तो मिर्ज़ा साहब को ख़्याल करना चाहिए। कभी आफ़ताब इकबाल के पास, कभी इमरान खान पे अक्सर चढ़ाई कर जाते हैं, कभी वो अ, मतलब हर चीज़ पे तकरीबन उनका एक अपना मौक़िफ़ है जिसकी वजह से वो अक्सर जो है वो रहते थे उस पे अब खबरों में वो रहते थे, इसमें कोई शक भी नहीं है और वो अक्सर खबरों में रहते थे और खबरों में रहने की जो वजह थी, उसकी वजह से वो कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी आती थी जिसको वो मुतनाज़ा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो आज जो हुआ है, जो हैपन हुई है, वो हुआ ये है कि उन्होंने कोई क्रिश्चियनों के बारे में ऐसी कोई बात की है और ज़ाहिर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब उन्होंने कहा है कि जो क्रिश्चियन है वो अब मैं तो लफ़्ज़ भी नहीं दोहराना चाहता जो उन्होंने कहा है। लेकिन ख़ैर उनका एक अपना एक जिसे कहते हैं आपको पता है कि उनका एक अपना स्टाइल है। वो अपने स्टाइल में बात कर जाते हैं और फिर उस बात पे खड़े भी रहते हैं और बार-बार कहते हैं कि मैं इस चीज़ पे खड़ा हूँ। तो इस वजह से अब जो है ना वो उनको जो अरेस्ट किया गया है झेलम पुलिस ने किया है। अब वो किया है कि ब उनके खिलाफ शहर में कुछ तंज़ीमों ने हंगामे वग़ैरह किए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान को खतरा हो। तो एक्चुअली ये मिर्ज़ा साहब को मतलब कि किसी अ, खुदा ना करे हादसे से बचाने के लिए हिरासत में लिया गया और क्योंकि ज़ाहिर है उनके खिलाफ कुछ मज़हबी जमातें जो हैं वो आने वाले दिनों में सरगर्म होने वाली हैं। फ़िलहाल तो मिर्ज़ा साहब को 3 एमपीओ के तहत हिरासत में लिया गया है। नक्से अमन का खतरा था क्योंकि मज़हबी जमातों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अब देखना ये है कि क्या इन पर कोई मुकदमा दर्ज होता है या खाली नज़रबंद किया जाता है और जब हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले भी मिर्ज़ा साहब जो हैं वो गिरफ्तार जो हैं वो हो चुके हैं। इससे पहले भी इनकी इस किस्म इनकी इनकी जो ये वाली मैं जिसे कहता हूँ कि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेल लेफ्ट करने वाली होती हैं। कभी-कभी कोई चीज़ छोड़ भी देते हैं। हमारे पास कितनी खबरें आती हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको वेल लेफ्ट कर देते हैं कि यार ये थोड़ी-सी मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको अक्सर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो फिर मिर्ज़ा साहब ने, कौन समझावे मिर्ज़ा साहब ने। खैर बताया जा रहा है कि सुलेमान अकरम राजा बेइज़्ज़ती के बाद अब वकालत करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आई, मैं कभी भी एक एक काबिल तरीन वकील जो है, वो अपने आप को जिस तरह उसने रोला है, मेरा नहीं ख्याल कि और फिर रोला भी जिसके लिए आप देखें आज़म नज़ीर तारड़ साहब है ना, काबिल वकील हैं, सेनेटर हैं, इज़्ज़त और एहतराम है। मैं मुझे पता है कि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में बैठा हूँ जहाँ कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा जो उनको अंकल कहकर बुलाती हैं। बाकी पार्टी की सीनियर क़यादत जो है उनकी तो रिस्पेक्ट करती है। तो किसी ऐसी पार्टी में एक तगड़ा वकील आए और तो समझ आती है। इमरान खान दी पार्टी दे विच वकील छड्ड के फरिश्ते भी आ जाण ते ਉਹ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
تحریک انصاف کی ٹوٹ-پھوٹ کی نئی انتہا کی طرف جاری ہے۔ نئے سیکریٹری جنرل کے لیے اب میرے خیال میں جو ہے نا وہ بڑے اتنے نام آ گئے ہیں کہ چھٹ گلاں دیو۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ میں اندازہ کریں کہ اس سے بڑا میں اب میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے یہ کافی مہذب سمجھے جاتے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن کم از کم کنٹرول میں تھے۔ لیکن جب سے تحریک انصاف آئے ہیں، ان کی ڈانس پارٹیاں اور ان کی گفتگو اور ان کی، آپ کو یاد ہے وہ ہسپتال کی چھت پر تیزاب میں 500 لاشیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اس قسم کے بندے کو اب سیکریٹری جنرل لائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سویرے مریا کل مریا۔ اب وہ ان کو صرف بابوں کو فیم چاہیے، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جو ہے وہ، لیکن فی الحال تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹری جنرل تحریک انصاف سے آتا ہے یا عمران خان صاحب وہ بھی کہیں اچک سے آپ کا نام جو ہے نا وہ آگے نہ کر دیں۔ حماد اظہر کے دستبردار ہونے سے لاہور کے حلقہ 129 سے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ضمنی الیکشن اور آسان ہو جائے گا۔ علیمہ کے بیٹوں کی گرفتاری پر جمائمہ گولڈ سمتھ کا خوف بھرا ٹویٹ اور پھر عمران خان کے بیٹوں کی آمد، میرے خیال میں جو سلسلہ ہے نا وہ بند ہو گیا تھا۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکبر راجہ کے ممدوح عمران خان کی بہن علیمہ خان نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور صدمے سے دوچار کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق کسی میٹنگ میں ان کی آپس میں منہ ماری بھی ہوئی ہے اور کسی چیٹ گروپ میں آپس میں کافی سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا، اور جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا اور علیمہ خان کہہ رہی ہے الیکشن لڑنا، اور جو پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن لڑا جائے، یہ ہے وہ تنازع جس کی وجہ سے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علیمہ خان کامیاب ہو پاتی ہیں، الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، یا پھر پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ لیکن کل کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے جو علیمہ خان صاحب نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں، اور سلمان اکبر راجہ صاحب نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ آ، علیمہ خان ڈیفینیٹ عمران خان کی بہن ہے، پھر آپ کو پتا ہے اتنا تو پھر وہ ان کا رائٹ بنتا ہے نا۔ تحریک انصاف سے وہ نکل گئے ہیں، پارٹی میں بشرا بی بی نے قیادت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے مقابلے میں علیمہ خان آ گئی تھی، اور سلمان اکرم راجہ نے بھرپور ساتھ دیا تھا جو ان کے بڑے قانونی تعاون بھی تھا۔ لیکن سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں آپ کو پتا ہے پھر چلی رہندی ہے، لگی رہندی ہے، تے اب ہویا ہوں پھر دیکھی جائے گی جڑی ہوئے گی۔ پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ پھر آنے والا ہے، سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ کیسز کو قانونی طریقے سے مکمل کیا گیا ہے، اس لیے اتنا وقت لگے گا۔ اب فیصلہ شروع جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے ایک اور 9 مئی کا فیصلہ آنے کو تیار ہے۔ دیگر ملزمان کے ہمراہ 2 خواتین جن کا تعلق آرمی فیملی سے، ان کے مقدمے کا بھی ٹرائل ہے۔ لو جی پائن کھل گیا جے کٹا، ایتھے ہی اپنے بھی نہیں چھڈن لگے۔ اب جو ہے نا حافظ صاحب وہ یہاں پہ اپنے بھی نہیں چھوڑنے لگے۔ اب مطلب کہ اگر آرمی میں ہے اور آرمی کے ہیں تو انہوں نے کوئی کام وام ڈالا ہے، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ ان کی جان چھوٹ جائے گی تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جان چھوٹتی ہے یا ان کی جان نہیں چھوٹتی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اب جو ہے نا وہ رگڑا جو ہے نا، رگڑا اس لیے لگنا چاہیے۔ دیکھیں میں کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے سیاسی کارکن جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے کارکن کی قید پہ، تھانے میں، چترول پہ، جیل پہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وقت اس پہ بھی آ سکتا ہے، وہ پارٹی وہ وقت اس کی پارٹی پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی والے لوگوں کا رولا کچھ ہو رہے، اور اس رولے سے کسی بھی طرح سے جو ہے نا، ہمارے یہاں پہ جی باہر جو پورے وہ لگا کے نا ایک پورا دیواراں جو ہے نا نویاں کر رہے ہیں، دیواروں میں بھرائی صفائی اور رنگ اور کھڑکیوں کے، وہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ایک مہینہ صبح صبح آپ کو 6 بجے اٹھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ کے تب کے آوازیں جو ہیں وہ کافی آتی ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ آپ کو بھی آوازیں آ رہی ہوں، بٹ اینی ہاؤ، تو ان کا جو رویہ ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معافی ملے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید سمیت کل 6 خواتین، کل 45 افراد اس مقدمہ میں ٹرائل ہوا تھا، اور بیشتر لوگ پہلے سے ہی سزا یافتہ ہیں۔ عمران خان بھائی سے ملنے جو علیمہ خان ڈیالہ جیل گئی، جیسے ہی اڈیالہ سے باہر نکلی تو صحافیوں سے الجھ پڑی، کیونکہ صحافیوں نے سخت سوالات کرنے شروع کر دیے تھے۔ سوالات سن کر صحافیوں کو ایک تو انہوں نے شیطان کا پتہ نہیں ٹھیک ہی کیا ہے، کچھ وچ ہوندے بھی نے جڑے شیطان نے، اور مطلب کچھ نہیں ہوندے، کافی زیادہ ہوندے نے وچ صحافی شیطان ہوندے نے۔
ज़ाहिर है उनको खबर चाहिए होती है और खबर के चक्कर में फिर वो कुछ भी और कहीं भी जो है वो हो जाता है। बट एनी हाउ, तो एक तो वो उलझ पड़ी, उन्होंने कहा जी कि आप लोग हमारे दुःख और दर्द में बराबर के शरीक नहीं होते। हमारा मौक़िफ़ जो है वो सही तरह से आगे नहीं पहुँचाते। आपको तो 2 साल हो गए हैं हमारे साथ यहाँ पे खड़ा होते हुए, तो आपको हमारा दुःख और तकलीफ़ को समझना चाहिए। लेकिन आप समझने के बजाय हमसे उल्टे जो हैं वो उलझ पड़ते हैं और हमारे साथ मतलब कि बदतमीज़ी और ये वो। हलीमा खान साहबा देखें, मैं समझता हूँ कि बेचारी लाहौर रहती हैं और अडयाला में हर वीक में 2 दफ़ा आना और पहले भाई का पकड़ा जाना, फिर बच्चों का पकड़ा जाना, एक खातून हैं, हमदर्दियाँ हलीमा खान साहबा के साथ हैं, लेकिन उनका जो रवैया है उस पे उनको ज़रूर गौर करना चाहिए। भाई को वो छुड़वा सकती हैं, मैं आपको बताऊँ कि भाई को वो छुड़वा सकती हैं। अगर वो इस चक्कर में है कि मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, जैसे मरियम नवाज़ ने की थी, तो फिर उनको मरियम नवाज़ की तरह मैदान में आना पड़ेगा। फिर वो मरियम नवाज़ की तरह मैदान में आएँ और पार्टी को लीड करें और दिखा दें, लेकिन पुरअमन, जिस तरह मरियम नवाज़ ने दिखाया था। मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब के वक़्त में बड़ा टफ़ टाइम दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हलीमा खान साहबा भी मरियम नवाज़ की तरह वो लीड कर पाएँगी, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए। पार्टी की कमान बाकायदा तौर पर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, ताकि ये जो आगे-पीछे सज्जे-खब्बे जड़े ने कम से कम वो रुक जाएँगे और फिर हलीमा खान साहबा को भी पूरा मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह से जो हलीमा खान साहबा खज्जल-खराब हो रही हैं, मुझे लगता ये है कि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे, जिसकी वजह से वो सहाफ़ियों के साथ भी उलझ पड़ी हैं और फिर ये चीज़ें तो होती ही होती हैं ना। एनएच 66 जी, जो कि हल्का है और उस हल्के में इलेक्शन इस वक़्त जारी है। अहमद चट्ठा साहब जो हैं, ये इन्होंने यहाँ से ये जो इलेक्शन है वहाँ से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं और ये 9 मई वाले वाक़यात में जो शामिल थे, तो इसमें इनको रगड़ा लगा है। वहाँ से बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब जो हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ा भरपूर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो तारड़ ख़ानदान है ना, ये बड़ा कमाल का ख़ानदान है। चाहे सायरा तारड़ हों, चाहे बिलाल फ़ारूक तारड़ हों और चाहे हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, अताउल्लाह साहब तारड़ साहब हों, ये बड़े मेहनती लोग हैं। इनको अगर भी आप हल्के में जाकर देखें ना, तो आप परेशान हो जाएँगे। मैं सायरा बाजी के जलसे में गया था, इलेक्शन में गया था। एक-एक चीज़ वो खुद देख रही थी और बहुत बड़ा जलसा था हाफ़िज़ाबाद में जो उनका हुआ था। तो अब जो बिलाल फ़ारूक तारड़ हैं, अब ज़ाहिर है माशाअल्लाह वो इस वक़्त एनए 66 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इनको जो है यहाँ पे एतमाद का इज़हार किया है और वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे अगर आप जाएँ, तो मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे लाहौर वाले जो है ना इलेक्शन कैंपेन, उससे ज़्यादा मुझे एनए 66 वाली जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब हैं, अपनी टीम के साथ सोशल मीडिया पे भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनकी हर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, हर कॉर्निंग मीटिंग नज़र आ रही है और लोगों को घर-घर जाके समझा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके से इंसाफ से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो वो भी अहमद चट्ठा की तरह मुल्क जो देखिए, इसको मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम किसी पे लगाना कोई मुनासिब अमल नहीं होता, लेकिन ये जो 9 मई किया था ना, ये किसी भी तरह से वो नहीं था। और फिर दूसरा, इस हलके की किस्मत खुल जाएगी अगर बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब आते हैं। अब उसकी एक वजह पूछेंगे, मैं वजह बताता हूँ। देखें, ये ईमानदारी से बात करनी चाहिए। कभी-कभी जो है ना, कभी-कभी मतलब कि आप सच्चा जिसे होता है ना, बल्कि बस बताना चाहिए। इस वक़्त जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ साहब की है और उस हुकूमत में तारड़ साहब की जो हैसियत है वो आपके सामने है। वो मेरे ख़्याल में सोते वक़्त ही शहबाज शरीफ साहब से अल्लाह हाफ़िज़ करते होंगे, सर सुबह मिलते हैं। लेकिन जब सुबह वो 6 बजे शहबाज साहब पहली मीटिंग करते हैं, तो तारड़ साहब वहाँ पर खड़े होते हैं। 2-2 जो महाज सँभाले हुए हैं। तो उनके भाई जीतते हैं, तो उनके भाई जब जीतेगा, तो फिर इस हलके के लोगों की किस्मत इसलिए खुल जाएगी कि बहुत सारे ऐसे काम जो एमएनए और एमपीए को ढूँढने पड़ते हैं करवाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला, तो बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब हैं, अपने हलके के लिए कुछ भी लेना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे। हाँ, वो करना चाहें, तो वो मेरे ख़्याल में उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका भाई जो है, वो ऑलमोस्ट वज़ीर-ए-आज़म के मतलब कि बस समझो कि 24 घंटे नाल ही होंदा है, तो सारे काम हो जाएँगे ते आसानी नाल हो जाएँगे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब एक अगर जलसा करते हैं, तो क्या तब्दीली आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। एमएनए हैं, जलसा वो कर सकते हैं, वो ज़ाहिर है हुकूमती ओहदा उनके पास कोई नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला या वज़ीर नहीं है। तो वो अगर आते हैं, जलसा करते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आखिरी जो जलसा है, वो इलेक्शन पे किया हुआ, उसके बाद कोई जलसा तो हुआ नहीं है मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का। तो जलसा अगर होता है, गुजरांवाला की अवाम, और गुजरांवाला की अवाम फिर आपको पता है, गुजरांवाला गुजरांवाला तो गढ़ ही नून लीग का है। गुजरांवाला तो बना ही नून लीग के लिए।
गुजरांवाला मियाँ तेरे चाहने वाले गुजरांवाले वो एक जलसे में जलसों में ये लगे करते थे। तो बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोग उनको वोट डालेंगे और वोट डालने की मैंने वजह आपको बता दी है कि बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब के आने से इस हलके की किस्मत बदल जाएगी। जो कि ज़ाहिर है चट्टा साहब मफ़रूर हैं, इलेक्शन लड़ा और उसके बाद आपको कभी नज़र भी नहीं आए। असेंबली में जाएँगे नहीं, वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे नहीं, अपने कोलीग से मिलेंगे नहीं, तो इस हलके के लिए क्या खिदमत करेंगे, इस हलके के लिए क्या फ़ंड लेके आएँगे। लेकिन अगर बलाल फ़ारूक तारड़ जीते हैं, तो करीबी समझे वाले शहबाज शरीफ साहब के, तो मेरे ख़्याल में हल्के की किस्मत बदल जाएगी और मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी यही करना चाहिए। आप लोगों को भी बिलाल फ़ारूक तारड़ को ही वोट देना चाहिए। वो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि आपको वोट कौन देगा। कैदी 804 अपनी याशी कर रहा जेल 'ਚ बैठा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ वज़ीर-ए-आज़म से कुछ नहीं कीता तो हुन की कर लेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी हमेशा दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एनए 66 का रिज़ल्ट क्या होगा? बिलाल फ़ारूक तारड़ कितने वोटों से जीतेगा? इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।